नमस्कार। आज का हमारा विषय है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टम। पिछले क्लास में हमने मेरिस्टम के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जो स्थिति के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर या कार्य के आधार पर। तो स्थिति के आधार पर जो मेरिस्टम है वो एपिकल मेरिस्टम होते हैं, लेटरल मेरिस्टम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम है। तो इसका जो एपिकल मेरिस्टम है, जो मुख्यतः प्लांट्स की लंबाई के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है, उसका हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एपिकल मेरिस्टम किस तरह से दिखाई देता है। तो इसकी जो संरचना है लगभग इस प्रकार से होती है। ये लीफ प्रिमोर्डिया है। ये जो रीजन है वो एपिकल मेरिस्टम है या सूट एपिकल मेरिस्टम है। ठीक है। जो एपिकल मेरिस्टम है दो प्रकार का होता है, एक सूट एपिकल मेरिस्टम और एक रूट एपिकल मेरिस्टम। इन दोनों के ही संगठन को बताने के लिए अनेक सिद्धांत है वो वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं, जो इनके संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं। इसमें किस प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती है, किस प्रकार से वो कोशिकाएं विभाजन करती है, जो हमें बताते हैं। अनेक सिद्धांत है, उन सिद्धांत का हम अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले दिया गया जो सिद्धांत है वो है एपिकल सेल थ्योरी। ठीक है, या शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है वह सूट एपिकल एंड रूट एपिकल दोनों के ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करता है। दोनों के लिए ही सिद्धांत है ये। यह सिद्धांत सबसे पहले हॉफमिस्टर ने दिया था, लेकिन इस सिद्धांत को एक्सप्लेन किया था, प्रस्तुत किया था कार्ल नेगेली ने। तो इसलिए यह सिद्धांत है वो दोनों वैज्ञानिकों के लिए माना जाता है कि हॉफमिस्टर ने भी इस सिद्धांत को दिया था, कार्ल नेगेली है, इन्होंने भी इसको प्रस्तुत किया था। जो मेरिस्टम शब्द है वह सबसे पहले नेगेली द्वारा ही दिया गया था। यह सिद्धांत ये कहता है कि जो भी एपिकल रीजन है, एपिकल क्षेत्र है या एपिकल जो रीजन है, वह एक सिंगल सेल के द्वारा बना होता है। यहाँ पे एक सिंगल कोशिका होती है जो मेरिस्टेमेटिक कोशिका है, जो लगातार विभाजन करती रहती है। यह कोशिका लगातार रिपीटेड विभाजन करते हुए नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को एपिकल सेल थ्योरी कहा गया है। ये सिद्धांत है वह पूर्णतया सभी प्लांट्स के लिए मान्य नहीं है, लेकिन यह सिद्धांत जो लोअर प्लांट्स होते हैं, क्रिप्टोगेमिक प्लांट्स है, लोअर प्लांट्स है, जैसे एल्गी से लेके एल्गी टू टेरिडोफाइट्स है, इनमें यह सिद्धांत लगभग मान्य है, क्योंकि उनमें जो एपिकल क्षेत्र होता है, एपिकल रीजन होता है, प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो एक सिंगल कोशिका के द्वारा होती है। लेकिन सीड प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के एपिकल रीजन को समझाने के लिए यह सिद्धांत पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एक सिंगल कोशिका नहीं होती है, एपिकल क्षेत्र के अंदर अनेक कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो इस सिद्धांत की कमियों को पूरा करने के लिए दूसरा सिद्धांत दिया गया, जिसे हिस्टोजन थ्योरी या उत्तकजनवाद कहते हैं। जो सेकंड सिद्धांत है
हिस्टोजन थ्योरी या उत्तकजनवाद। यह सिद्धांत भी शूट एंड रूट एपिकल दोनों के लिए है। ठीक है, दोनों को ही ये एक्सप्लेन करता है। ये जो सिद्धांत है वो हैंस्टीन नाम के साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था 1870 में इन्होंने दिया था उत्तकजनवाद सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार जो एपिकल क्षेत्र होता है वह 3 प्रकार के क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। इन्होंने क्या कहा कि जो एपिकल रीजन है वह 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सबसे जो बाहरी क्षेत्र है, बाहरी भाग है, वह एक कोशिकीय क्षेत्र है जिसे उन्होंने डर्मेटोजन नाम दिया। डर्मेटोजन या त्वचाजन एक कोशिकीय क्षेत्र है या त्वचाजन। उसके बाद में जो परत है वह ऊपरी भाग में एक कोशिकीय परत है, जबकि उसके आधारीय भाग में यह बहुकोशिकीय अवस्था में हो जाती है। तो ऊपरी क्षेत्र में एक कोशिकीय परत और लोअर रीजन में यह बहुकोशिकीय अवस्था में हो जाती है लोअर क्षेत्र में। इस क्षेत्र को उन्होंने नाम दिया पेरिब्लम, ठीक है, या वल्कुटजन। सबसे बाहरी परत डर्मेटोजन या त्वचाजन। उसके भीतरी स्तर में जो ऊपर की तरफ एक कोशिकीय परत है लेकिन आधारीय भाग में यह बहुकोशिकीय हो जाती है, जिसे उन्होंने पेरिब्लम या वल्कुटजन कहा। तीसरा जो क्षेत्र है वह है प्लीरोम क्षेत्र और उसका आंतरिक क्षेत्र होता है। यह जो क्षेत्र है वह अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इस क्षेत्र को उन्होंने प्लीरोम कहा। इस तरह से उन्होंने बताया हिस्टोजन थ्योरी में कि जो एपिकल रीजन है, एपिकल क्षेत्र है, वह 3 प्रकार के परतों से या क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहरी भाग एक कोशिकीय परत जिसे उन्होंने डर्मेटोजन कहा, ठीक है। इससे डर्मल टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है। बाहरी भाग एपिडर्मिस का निर्माण होता है। डर्मल टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है, त्वचाजन का निर्माण होता है, एपिडर्मिस का निर्माण होता है इस क्षेत्र के द्वारा। जो पेरिब्लम क्षेत्र है इससे कॉर्टेक्स का निर्माण होता है या वल्कुट का निर्माण होता है त्वचाजन क्षेत्र से। और जबकि आंतरिक क्षेत्र होता है जिसे प्लीरोम कहते हैं, इससे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। ये जो सिद्धांत है हिस्टोजन थ्योरी, इन्होंने ये बताया कि 3 प्रकार के क्षेत्रों से, ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से ये जो एपिकल रीजन है वो मिलकर बना होता है। बाहरी भाग डर्मेटोजन, उसके आंतरिक क्षेत्र में पेरिब्लम रीजन और सबसे आंतरिक भाग है वो प्लीरोम होता है। लेकिन ये सिद्धांत भी पूरी तरह से एपिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इस क्षेत्र को समझाने में असमर्थ है, क्योंकि जो एपिकल रीजन है वह इस तरह से 3 क्षेत्रों में बंटा हुआ दिखाई नहीं देता है। हालांकि ये सिद्धांत रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने में कुछ हद तक सफल हुआ है, लेकिन उसमें भी एक अतिरिक्त आवरण कैलिप्ट्रोजन पाया जाता है जिसके द्वारा रूट कैप का निर्माण होता है। रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो एपिकल स्थिति में न होकर, हमने पहले भी पढ़ा था कि ये सब एपिकल स्थिति में होता है, क्योंकि एपिकल क्षेत्र में रूट प्रोटेक्टिव कवरिंग रूट कैप है वो उपस्थित रहती है। तो जो हिस्टोजन थ्योरी है वो कुछ हद तक रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को बताता है, लेकिन
सूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को बताने में ये उतना सफल नहीं है, क्योंकि इसमें जो 3 क्षेत्र है एपिकल ऑर्गेनाइजेशन, एपिकल रीजन है, वो 3 क्षेत्रों में बंटा हुआ दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट सिद्धांत है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ये जो सिद्धांत है वो सूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करता है, और ये सिद्धांत है वो सिमिट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1924 में। जो उत्तकजनवाद सिद्धांत की जो कमियां थी, जो ये कहता है कि 3 परतों का बना होता है और एपिकल क्षेत्र में 3 परतें हैं वो दिखाई नहीं देती है, उसकी कमियों को पूरा करने के लिए ये सिद्धांत दिया गया था ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत। और ये जो अब तक का सर्वमान्य सिद्धांत है सूट एपिकल को एक्सप्लेन करने के लिए, अब तक का ये सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है वो 2 क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। सूट एपिकल मेरिस्टेम है वो 2 प्रकार के क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहरी एक कोशिकीय या 2 कोशिकीय परत के रूप में ट्यूनिका परत होती है। ये जो ट्यूनिका लेयर होती है सबसे बाहरी एक कोशिकीय या 2 कोशिकीय परतों के रूप में उपस्थित रहती है। मुख्यतः द्विबीजपत्रियों में 2 परतें होती है और एक बीजपत्री में 1 परत के रूप में उपस्थित होती है, लेकिन ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 3 परतें या 4 परतें भी हो सकती है अलग अलग प्लांट्स में। जो मुख्यतः है वो 1 या 2 परतों के रूप में उपस्थित रहती है। सबसे बाहरी परत है एक कोशिकीय परत है जिसे हम ट्यूनिका कहते हैं। इस ट्यूनिका परत में जो कोशिकाओं का जो विभाजन होता है वो केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। क्या है? अपनतिक विभाजन द्वारा कोशिकाएं हैं वो विभाजित होती है। ट्यूनिका में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं वो केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन करती है और ये प्लांट की सरफेस का निर्माण करती है। एंटीक्लाइनल डिवीजन के द्वारा प्लांट की सरफेस या सतह का निर्माण होता है, एपिडर्मिस का निर्माण होता है। इसके भीतर की तरफ कोशिकाओं का पिंड है वो उपस्थित रहता है। कॉर्पस मीन्स क्या है? कोशिकाओं का भीतर की तरफ कोशिकाओं का पिंड है वो पाया जाता है इस ट्यूनिका परत के अंदर की तरफ। इस पिंड को कॉर्पस कहते हैं। ये क्या है? कॉर्पस, या इसे हम पिंड कहते हैं। इन कोशिकाओं में या कॉर्पस क्षेत्र के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो एंटीक्लाइनल व प्लस पेरिक्लाइनल डिवीजन करती है। इसमें दोनों प्रकार के विभाजन देखने को मिलते हैं कॉर्पस क्षेत्र में, और इसके द्वारा कॉर्टेक्स और वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण होता है। तो इसमें जो कोशिकाएं होती है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है वो सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है उसमें कोशिकाओं में विभाजन के तल के आधार पर इन्हें 2 परतों में बांटा। एक बाहरी परत ट्यूनिका परत होती है जो 1 या 2 कोशिकीय परत के रूप में मिलती है, और इसमें कोशिकाएं केवल एंटीक्लाइनल विभाजन करती है। एंटीक्लाइनल विभाजन के द्वारा वो एपिडर्मिस का निर्माण करती है जो प्लांट की सरफेस या सतह का निर्माण करती है। इस ट्यूनिका परत के आंतरिक भाग में कोशिकाओं का पिंड मिलता है जो कि मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती है। इस पिंड को कॉर्पस कहा उन्होंने, और इस कॉर्पस में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं वो एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों प्रकार से विभाजित होती है, और इसके द्वारा जो प्लांट्स में जो क्षेत्र बनते हैं वो कॉर्टेक्स और प्लस वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण होता है। वेस्कुलर टिश्यू और कॉर्टेक्स का निर्माण है वो कॉर्पस क्षेत्र के द्वारा होता है, जबकि बाहरी जो डर्मल टिश्यू है उसका निर्माण है वो ट्यूनिका परत के द्वारा इससे निर्माण होता है। तो इस थ्योरी के द्वारा जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है उसको अच्छे से ये एक्सप्लेन करता है, और अब तक का ये सर्वमान्य सिद्धांत है, लेकिन ये रूट एपिकल मेरिस्टेम को नहीं समझा पाता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट थ्योरी है उनका अध्ययन करेंगे।